नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को लेकर बात करेंगे। इस शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए, जैसे अभी तक जितना हमने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर सीखा है, बातें की हैं, चर्चा की है, उसमें ये हमको समझ में आया कि शिक्षा की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो जब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करता है, तो यही जो समाधान है या यही सब जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र बन जाते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? जैसे बिंदुवार तरीके से समझेंगे। एक बिंदु हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में, जैसे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। कई बार आपने भी ये व्यवहारिक होकर आप याद कीजिएगा, इसको सोचिए, रिलेट कीजिएगा कि आपने भी कई बार ऐसा किया होगा कि शिक्षा से अलावा भी, मतलब जो शैक्षिक कठिनाई है, जो आपके अधिगम की कठिनाई है, उन अधिगम की कठिनाइयों से इतर जाकर भी आपने कभी ना कभी अपने किसी भी प्रिय शिक्षक से अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्या को लेकर चर्चा जरूर की होगी। यानी कि आपने अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर अपने शिक्षक से परामर्श अवश्य लिया होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब ये परामर्श, यदि आप इस बिंदु पर विचार करें कि आपने ये परामर्श उनसे क्यों लिया, जबकि शिक्षक हैं, एक दायरा होगा, एक सीमाएं होंगी ना आपकी और शिक्षक के बीच में, वहां आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अपने शिक्षक से क्यों साझा कर रहे हैं? कभी आपने इस पर विचार किया? इसके पीछे भी शिक्षा मनोविज्ञान है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे एक शिक्षक को यदि अपने विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में जानकारी होगी, उस जो उसके अधिगम की परिस्थितियां हैं यदि उसके प्रतिकूल हैं, उन परिस्थितियों के बारे में शिक्षक को जानकारी होगी, तो उससे क्या होगा कि वो बेहतर परामर्श दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षक के पास में अधिक जीवन अनुभव है। बात समझ पा रहे? जिस दौर से विद्यार्थी अभी गुजर रहा है, शिक्षक उससे गुजर चुके हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो इसीलिए दूसरा बिंदु ये होता है, दूसरा लाभ ये होता है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का निर्देशन करना सरल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, आप ये कह लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अध्यापक जो करते हैं, एक पढ़ाने के अलावा एक तो विद्यार्थी की अधिगम की कठिनाइयां जो हैं उनको दूर करते हैं, उनका निवारण करते हैं, जिसको कहते हैं कि नैदानिक उपचार करना, वो करते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी को अपने जीवन को लेकर हमेशा वो इस उलझन में रहता है कि आगे इसको पढ़ना है, आगे क्या करना है, ये सब। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो अभिरुचि है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, उन क्षमताओं के, योग्यताओं के, रुचियों के बारे में बालक से बेहतर समझ शिक्षक की हो जाती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब उन क्षमताओं के अनुसार, बालक की उन योग्यताओं के अनुसार शिक्षक उसका बेहतर निर्देशन कर पाएंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि यदि हम ये कह दें कि विद्यार्थी के लिए उसके अधिगम की कठिनाइयों के अलावा भी जो उसके व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयां हैं, तो ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब एक अध्येता को, एक बालक को, एक विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बात समझ पाए? अब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो वो क्या करेगा? आप भी अपना अनुभव से सोचिए कि आप भी सभी शिक्षकों के साथ में अपनी व्यक्तिगत समस्याएं साझा नहीं कर पाते होंगे। कोई शिक्षक आपके पसंदीदा होंगे, कोई शिक्षक होंगे जिनसे आप अपनी बातें बताते होंगे। कारण उसके पीछे क्या है कि आपके और उन शिक्षक के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है। उस बॉन्डिंग के निर्माण में भी यदि आप देखें, जब आप कहते हैं कि मेरी अपने शिक्षक के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के पीछे भी तो शिक्षा मनोविज्ञान है। बात समझ पा रहे हैं? उस बॉन्डिंग के पीछे भी शिक्षा मनोविज्ञान है। आप वो याद कीजिए, हमने कई बार बात की है तारे जमीन पर फिल्म का जो उदाहरण हमने कई बार लिया है कक्षा में। उसमें ईशान अवस्थी क्यों उस टीचर के साथ में उसकी बॉन्डिंग बन पाती है? कारण वो टीचर उस बालक की परिस्थितियों को समझते हैं,
यानी कि वहां क्या काम कर रहा है, उसके पीछे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। बात समझ पाए आप यहां तक की, इतना बिंदु स्पष्ट हुआ। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम इस कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी के जीवन में, एक बालक के जीवन में, अध्येता के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वो अपने अधिगम की कठिनाइयों के इतर अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं अपने शिक्षक से साझा करते हैं। अपनी उसकी रुचियों को लेकर, उसकी क्षमताओं को लेकर शिक्षक के पास में पर्याप्त जानकारी हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षक आपको अपने परीक्षा परिणाम को लेकर शंका हो सकती है, लेकिन आपके जो शिक्षक होंगे, जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, जो आपकी योग्यता क्षमता के बारे में जानते हैं, उनको आपके ऊपर आपसे अधिक विश्वास होता है। बात समझ पाए? कारण उसका क्या है? क्योंकि आपकी क्षमताओं के बारे में आपसे बेहतर अब वो जानते हैं। कैसे जानते हैं? उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? तो उसके पीछे शिक्षा मनोविज्ञान है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो एक बिंदु हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। दूसरा बिंदु हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर। पाठ्यक्रम निर्माण, मैं हमेशा कहता हूं, हर कक्षा में मैं कहता हूं, पहली कक्षा में, कि जो आपका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि बस किसी ने सोचा, जो अथॉरिटी है उसने सोचा कि ये बिंदु इस पाठ्यक्रम में रख लेते हैं, मैं चाहता हूं बच्चे ये पढ़े, ऐसा कभी नहीं होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है वो हमेशा हम ये कहेंगे कि एक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि जो उस आप पाठ्यक्रम देखते हैं, उस पाठ्यक्रम के निर्माण के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जितने बिंदु शामिल किए गए हैं, उन बिंदुओं को रखने का वैज्ञानिक कारण होता है, तार्किक कारण होता है, और वो सारे बिंदु निर्धारित किए जाते हैं पूरा एक, मान लीजिए एक तरीके से अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे ही किसी ने सोचा कि जिसके पास अथॉरिटी है पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कि मैं चाहता हूं बच्चे ये बिंदु पढ़ें, ऐसा कभी नहीं होता है। बात समझ पाए? दूसरी बात, जब मैंने कहा कि वो हमेशा विकास की प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। आप देखते होंगे कि कई बार होता है पाठ्यक्रम बदल गया। कैसे बदल गया पाठ्यक्रम? क्या एकाएक किसी के मन में आया कि पाठ्यक्रम बदल दीजिए, उन्होंने कुछ बिंदु ऐड कर दिए? ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी तार्किक कारण होते हैं, और पाठ्यक्रम, कोई मान लीजिए पाठ्यक्रम में कुछ बिंदु जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं, उसके पीछे एक प्रक्रिया चली आ रही होती है। जब वो पूर्ण हो जाती है तब जाके ये कदम उठाए जाते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? तो आप ये समझिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम यह नहीं कह सकते कि पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा होगा। किसी को पाठ्यक्रम कठिन लगता है, किसी को सरल लगता है, क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है? सभी विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाली बात है, हमने कई बार इसको लेकर बात की है। हर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग है। हर विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर की बात हो, उसकी क्षमता को लेकर बात हो, उसकी योग्यता को लेकर बात हो, उसकी रुचियों को लेकर बात हो, उसकी अभिवृत्तियों को लेकर बात हो, दूसरे विद्यार्थी से अलग हो सकती है। सभी की एक जैसी हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सभी विद्यार्थियों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। बात समझ पाए? तो पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए जब हम कहते हैं तो बालकों की रुचियों को जानना आवश्यक होता है, उनकी जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को जानना आवश्यक होता है। आयु के अनुसार, उनकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक होता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो इन सभी की जानकारी, इन सभी के पीछे क्या काम कर रहा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि पाठ्यक्रम सभी के लिए एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। यहां जो हमने व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात की है, उस बिंदु को आपको याद रखना है। व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात आपको याद रखनी है। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा कार्य क्षेत्र में? पाठ्यक्रम निर्माण। तीसरा बिंदु हम कहेंगे अध्ययन विधियां। अध्ययन विधियां,
देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान भी यदि विशेष रूप से हम भारत की बात कर लें तो हम कहेंगे कि अभी नया है, वो अभी विकास की प्रक्रिया में है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अभी विकास की प्रक्रिया में है। जो अभी तक शिक्षा की अनेक पद्धतियां विद्यमान हैं, वो कई सारी क्षेत्रों में, कई सारी हम ये कहें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सही नहीं बैठती। जैसे हम इसको आगे विस्तार से बात करते ही हैं, जो शिक्षक केंद्रित विद्या थी और विद्यार्थी केंद्रित विद्या थी। तो अब जो हम कहते हैं कि वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि वो विद्यार्थी केंद्रित हो गई है। विद्यार्थी केंद्रित हो गई का मतलब हुआ कि विद्यार्थी अब केंद्र में है। यदि विद्यार्थी को बहुत सरल शब्दों में समझिए कि कोई अपने विषय का कोई शिक्षक विद्वान हो सकते हैं, यदि बालकों को, यदि विद्यार्थियों को उनका पढ़ाया समझ में नहीं आया तो उनका, उन बालकों के लिए वो शिक्षक किसी मतलब उनके लिए सही नहीं है या उनके काम के नहीं है। बात समझ पाए? उन बालकों के लिए वो शिक्षक विद्वान नहीं है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो अनेक जो वर्तमान की हम शिक्षा पद्धतियों की बात करते हैं, जो अभी पद्धतियां विद्यमान हैं, वो कई सारे स्थानों पर अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं बैठती हैं। तो ऐसी विधियों की खोज करना, ऐसी अध्ययन पद्धतियों की खोज करना जो सभी स्थानों पर सही बैठे, सटीक बैठे, जिनमें अधिगम किया जा सके, वास्तविक अधिगम की बात हमेशा होती है। तो ये सारा काम किसका है? ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। बात समझ पा रहे हैं? ये किसका कार्यक्षेत्र है? ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है कि जो कुछ नई शिक्षा पद्धतियां, अध्ययन पद्धतियों की खोज करनी हो तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। यदि जो विद्यमान शिक्षा पद्धतियां हैं उनमें, उन अध्ययन पद्धतियों में यदि कोई सुधार करना हो, संशोधन करना हो, तो वो भी किसका कार्यक्षेत्र है? वो भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है, क्योंकि उसके पीछे उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है जिनमें बालक अधिगम करेगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो या तो हम नई पद्धति की बात करें, या हम ये कह दें कि जो प्रचलित विधियां हैं उनमें भी यदि अपेक्षित सुधार करना है तो प्रचलित विधियों में भी अपेक्षित सुधार किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। किसका कार्यक्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, इसके अंतर्गत अभी निरंतर विकास हो रहा है। बात समझ पाए? यानी कि ये अपनी विकास की प्रक्रिया में है, इस पे निरंतर कार्य होता रहेगा और निरंतर नई नई चीजें सामने आती रहेंगी। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं, यानी कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो सीमित नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? आगे जाकर अनेक अध्ययन पद्धतियां आ सकती हैं, या जो प्रचलित अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें सुधार हो सकते हैं। वो सभी चीजें, वो किसका कार्यक्षेत्र हो जाएगा? वो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। बात समझ पाए? पूरा ध्यान, पूरा बल अभी इसी बात पर है कि जो अध्ययन पद्धति है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक केंद्र में रहे, जिसमें विद्यार्थी केंद्र में रहे, विद्यार्थी के अनुसार सारी चीजें हों। बात समझ पाए? विद्यार्थी के अधिगम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना रहे और विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम पर बल है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? एक बिंदु हम कह सकते हैं सीखना, अधिगम की जो हम बात कर रहे हैं निरंतर, क्या कह सकते हैं हम एक बिंदु शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में सीखना। देखिए, एक शिक्षा जगत की ये समस्या हमेशा से रहती है, शिक्षा जगत की एक समस्या हमेशा से रहती है कि शिक्षक को यह जानने का प्रयास करना होता है कि बालक को सीखने के लिए किस परिस्थितियां या किस प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता है। बात समझ आ रही है? यानी कि जो हम समस्या की बात करें वो समस्या क्या है कि शिक्षक को यह सीखना कि बालक किस प्रकार सीखता है। बात समझ पा रहे हैं? शिक्षक को यह सीखना है कि बालक किस प्रकार सीखते हैं। यह शिक्षा जगत की समस्या है। बिंदु स्पष्ट हुआ? जब यह इस बिंदु पर नहीं पहुंच पाते कि बालक कैसे सीखते हैं, तो होता क्या है कि शिक्षक अपनी शिक्षण कार्य को कर रहे होते हैं, विद्यार्थी अपने अधिगम कार्य को कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों में एक, हम जिसको सामंजस्य वाली बात कहते हैं, वो नहीं होती, समायोजन नहीं होता।
बात समझ पाए? तो ये एक समस्या रहती है शिक्षा जगत की कि बालक कैसे सीखते हैं। शिक्षक को ये जानना चाहिए, शिक्षक को ये जानना चाहिए कि जो बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार, या हम ये कहें कि जो जन्मजात उसके पास कुछ गुण हैं, कुछ योग्यताएं हैं, उनको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो उसकी क्षमताओं का प्रयोग कैसे किया जाए। बालक के पास क्षमताएं हैं, जन्मजात हैं, लेकिन उसको उनका प्रयोग कैसे करना है ये बोध उसको अभी नहीं है। बात स्पष्ट हो गई? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है कि शिक्षक यह जाने कि बालक की योग्यताओं को उसको कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? यहां तक में कोई समस्या नहीं। ये शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्य क्षेत्र है। अब इसमें भी जब हम कहते हैं तो इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कौन सी बातें? कि सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। बात समझ पाए? हर बालक अलग है ना, व्यक्तिगत भिन्नता वाला नियम है कि हर बालक अलग परिस्थितियों में सीख ले। सभी बालक एक ही जैसी परिस्थितियों में सीखेंगे ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बात समझ पाए? आप बहुत छोटा सा अंतर याद रख लीजिए। कोई रात में पढ़ता है तो उसका अधिगम प्रभावी होता है, कोई दिन में पढ़ता है तो उसका अधिगम प्रभावी होता है। दोनों अलग अलग समय पर पढ़ते हैं, दोनों अपनी अलग परिस्थितियों के अनुसार पढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो जब हम बात करते हैं सीखने की, तो बालक को जो उसकी सीखना है या जो उसकी क्षमताएं हैं, तो बालक के सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। उन बातों का पता करना कि बालक के अधिगम को कैसे प्रभावी बनाना है, बालक के लिए कौन सी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिनमें वो चीजों को बहुत अच्छे से, जब हम कहते हैं वास्तविक अधिगम, वो कर ले। बिंदु स्पष्ट हुआ? आप देखते होंगे जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक हैं, उनके लिए अभी तरह तरह की तकनीकों के माध्यम से उनको सिखाया जा रहा है। और छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो उनकी कक्षाएं जब चलती थी, ऑनलाइन कक्षाएं होती थी, तो उनको यदि हम ये कह रहे हैं कि ABCD ही सिखाना है, तो वर्तमान में इतने एनिमेशन के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि उनको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं। बच्चा उन वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है, बच्चा उनको नाम देना सीख जाता है, बच्चा उन वस्तुओं में भेद करना सीख जाता है। जब बॉडी पार्ट सिखाए जाते हैं तो बच्चे को सारी चीजें व्यवहारिक होकर याद रह जाती हैं। बात समझ पाए? कैसे संभव हो पा रहा है? वो एनिमेशन के माध्यम से। अब उसके पीछे भी आप देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान है। बात समझ पा रहे हैं? उसके पीछे भी शिक्षा मनोविज्ञान है। कि वो ये पता कर पाए कि इस प्रकार के एनिमेशन से क्या होता है, बच्चे रुचि लेते हैं, बच्चे और उस सामग्री के साथ में एक जुड़ाव हो जाता है। इसके पीछे भी शिक्षा मनोविज्ञान है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे सीखने के क्या नियम हैं, सीखने के क्या सिद्धांत हैं, या अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं जो अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित कर रहे हैं। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? एक बिंदु हम कह सकते हैं समूह मनोविज्ञान। समूह मनोविज्ञान। अब ये समूह मनोविज्ञान वाली बात क्या है? जैसे हमने कहा शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम एक एक बालक को लेकर, उसकी परिस्थितियों को लेकर, उसकी मनस्थितियों को लेकर उनका अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके अधिगम की परिस्थितियों को समझते हैं। बात समझ आ गई? जब समूह की बात आती है तो बालक का जो समूह है, बालक जिस समूह में अध्ययन करता है या बालक जिस समूह में रहता है, उसका अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्य क्षेत्र है। आप वो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, उनका कथन याद कीजिए। ये हम बात करेंगे जब हम वातावरण को लेकर पढ़ रहे होंगे तब भी, कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, ये वाटसन का कथन था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसको चोर, उसको वकील, डॉक्टर, चोर, मैं जो चाहूं बना दूं, ऐसे करके उनका एक कथन था।
बात समझ पाए, यानी कि वो वातावरण पर बल दे रहे थे। अब उस वातावरण के अध्ययन, वातावरण में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, विद्यार्थी के या बालक का जो समूह है वो भी शामिल हो जाएगा, तो उसका भी अध्ययन करना होता है। ये भी किसका कार्य क्षेत्र है, समूह का अध्ययन करना हो या समूह मनोविज्ञान, वो किसका कार्य क्षेत्र हो जाएगा, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्य क्षेत्र है। यानी कि जैसे आप देखते होंगे किसी भी देश के बारे में आप सोचिए कि जो बालक होते हैं उन बालकों को एक समूह में पढ़ाया जाता है। बात समझ पाए, उसके अलग बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी के लिए जानिए कि बालकों को किसी भी देश में आप सोचेंगे समूह में पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी उस समूह का भी अध्ययन करना शामिल होता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की, क्योंकि इसी समूह से बालक की रुचियां भी प्रभावित होती हैं। बात समझ पा रहे हैं, जैसे आपने घर में सुना होगा कि भाई बुरी संगति का बुरा असर होता है, अच्छी संगति में रहा करो या अच्छे उन दोस्तों के साथ में रहा करो, तुम्हारा वो दोस्त अच्छा नहीं है उसके साथ मत रहा करो। वो सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं, वही तुम्हारा वातावरण कैसा होगा, तुम्हारा समूह कैसा होगा, तुम किस समूह में रहोगे, इससे कई बार आपकी जो रुचियां हैं वो पता चल जाती हैं। बात समझ पाए। दूसरी बात, जब समूह मनोविज्ञान की बात आएगी तो इसमें पता चलेगा कि जैसे आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का, किसी बालक का अकेले का व्यवहार अलग है, लेकिन जैसे ही वो समूह में जाएगा तो उसका समूह में व्यवहार अलग है। तो वो कौन से कारण है कि इसका अकेले में व्यवहार अलग है, समूह में इसका व्यवहार अलग है, उन कारणों का पता करना, ये कार्य क्षेत्र किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का ही है। बात स्पष्ट हो गई। और बहुत सारे कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, जो हमने शुरुआत में ये कह दिया कि यही जो शिक्षा की जो समस्याएं हैं, समाधान है, यही शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र बनते हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका कार्य क्या है कि भाई शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। बात समझ पाए। अब समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, मापन मूल्यांकन को लेकर, अभिवृद्धि विकास को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, समायोजन को लेकर, कुसमायोजन की समस्या हो सकती है, अनेक समस्याएं हो सकती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे अन्य भी कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। मेरा प्रयास था कि आपको एक अवधारणा स्पष्ट हो जाए, आपको एक ये समझ में आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके कार्य क्षेत्र में हम किस प्रकार के बिंदुओं को समझते हैं, शामिल करते हैं। बात स्पष्ट हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ नया अवश्य ही सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।